નમસ્કાર. કેમ છો? સારું છે. ટીએસપીએચ આખું એ આપણું છે. वेलकम टू टीएसपीएच डिजिटल गुरु। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं परिमल पटेल, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट JEE मेंस पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी अटेम्प्ट 2026 फ्रॉम द चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। 2026 में पूछे गए क्वेश्चंस मीडियम टू इजी कैटेगरी के थे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। यानी कि हर एक शिफ्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आया था। आपको बता दूं कि जनवरी में 10 शिफ्ट में पेपर हुए थे। सो लगभग दो ऐसे शिफ्ट रहे होंगे जहां पर दो क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, which makes it an important chapter of your organic chemistry. So अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेक्चर के दौरान मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा so that you can solve the question paper within the time frame। कॉन्सेप्ट आना एक बात है और उसको टाइम प्रेशर में सॉल्व करना दूसरी बात है। तो हमारा जो सेशन रहने वाला है आज का, उसमें हमारा फोकस रहेगा कि हम कैसे उसको विद इन टाइम बाउंड मैनर में कर सके। अगर चैनल को आपने अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड यस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग JEE and NEET examinations. Right, so here we go for hello alkane and hello arene question number 1. Now, given below are four compounds: normal propyl chloride, isopropyl, sec-butyl, neopentyl. Percentage of carbon in the one which is optically active। मतलब बच्चों, यहां पर आप जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में परसेंटेज निकालना सीखते हैं, वही चीज पूछी गई है। मोल कंसेप्ट में भी आप परसेंटेज निकालना सीखते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया है, एंड दैट इज आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सिंपली ये पहचानिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। तो डेफिनेटली सेक ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आप जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर कायरल सेंटर अवेलेबल है। अगर नहीं मालूम तो क्विकली देख लीजिए, CH3 CH2 CH और यहां पर लगा है क्लोरो। तो ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग लोगों से जुड़ा हो वो कायरल सेंटर होता है। आप देखोगे तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड में कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि वो इस तरफ भी मिथाइल, इस तरफ भी मिथाइल से जुड़ा हुआ है। राइट, सो नॉर्मल एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, कैसे हम कायरल सेंटर पता करते हैं आप जानते हैं। तो यहाँ पर सेक ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर कायरल सेंटर अवेलेबल है। तो ये तो चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बट द नाउ क्वेश्चन इज इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें पता करना है। तो परसेंटेज कार्बन के लिए पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ लेते हैं। चार कार्बन है यहाँ पर, हाइड्रोजन 3 2 6 7 8 और एक 9 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन है एक। ठीक है, तो चार कार्बन का मास कितना हो जाता है? एक कार्बन का 12 है, तो ये हो गया 48, प्लस हाइड्रोजन का हो गया 9, क्लोरीन का हो गया 35.5। प्यारे बच्चों, तो इसका टोटल मास जो हो जाता है, टोटल मास जो हो जाता है वो आपका हो गया 0.5। 9 और 8 हो गए आपके 17, 17 और 5 23, दो कैरी, 4 2 6 7 8 9। ऑलराइट, 93.5 इज द टोटल मास। अभी हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, तो 93.5 टोटल मास है, उसके अंदर से 48 मास कार्बन का है, और इंटू 100 हमें करना है। मतलब सिंपली यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आप एक अंदाजा भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि 93 का हाफ कितना होता है? सिंपल मुझे बताइए, 93 का हाफ कितना होता है? बराबर 46 47 पॉइंट समथिंग, यस और नो? 46.5 के आसपास आप उसको पकड़ सकते हो। राइट, तो ये लगभग जो है 50% से तनिक ज्यादा है ना? 93 का हाफ अगर 50% होता तो वो 50 आंसर आ जाता। मतलब जो 50 से छोटे आंसर है वो तो यहाँ से चले जा चुके हैं। अब बचा है 52 और 56। तो आपको इन दोनों के अंदर ये सोचना है कि किसको चुने। बराबर है, तो आपका 48 डिवाइडेड बाय आप 93.5 करेंगे, तो आपका लगभग लगभग 50%
से तनिक ज्यादा है। तनिक ज्यादा मीन्स 52 शुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। सो आई होप दिस वाज अ सिंपल वन। एटलीस्ट 50-50 ऑप्शन तो आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल देंगे कि इसका हाफ आपने किया तो उससे तो ये ज्यादा है, 50 से ज्यादा आंसर बनता है। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज वन ऑफ द हाई यील्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऑप्टिकल कायरल सेंटर पता करने के लिए आना चाहिए। दिस वाज इजी कैटेगरी क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड्स KCN। बराबर है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि RX जो है वो जब KCN से रिएक्ट करता है तो आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इट जनरेट्स कार्बोकटायन, और फिर ये जो साइनाइड है जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है वो उसके ऊपर बैक साइड अटैक करके जो है वो साइनाइड बना देगा। ऑलराइट, दैट मीन्स यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पर कार्बोकटाइन इन्वॉल्व है। तो अल्काइल हैलाइड का जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा है। अब आप देखिए इन चारों स्ट्रक्चरों के अंदर हमें बेंजाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, बेंजाइल ब्रोमाइड वाले बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे, ऑलराइट, बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑब्वियसली यहां पर कार्बोकटाइन जनरेट होगा। कार्बोकटाइन जनरेट हो गया है। अब कार्बोकटाइन को स्टेबिलाईज कौन करता है? तो जो डोनर एटम होते हैं वो कार्बोकटाइन को स्टेबिलाईज करते हैं, और जो विड्रॉवर होते हैं, जो विड्रॉ करेंगे, वो कार्बोकटाइन को नुकसान पहुंचाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी को घटा देंगे। तो यहां पर हम जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, नाइट्रो, साइनो, कार्बोनिल, सल्फोनिल, ये सारे विड्रॉअर ग्रुप होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं सी और डी के अंदर विड्रॉअर ग्रुप लगा हुआ है, जबकि NH2 और OH जो है ये दोनों डोनर ग्रुप माने जाते हैं, क्योंकि दोनों ही रेजोनेंस इफेक्ट के चलते लोन पेयर रिंग को दे सकते हैं। बराबर है। और उसमें भी जो सबसे बेस्ट एक्टिवेटर माना जाता है वो है आपका एनिलीन। एलिनिन सबसे बेस्ट एक्टिवेटर होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इजीली लोन पेयर देता है, एंड हेंस बी जो है वो आपका बेस्ट रहेगा। बी इसके अंदर बेस्ट है। बी बेस्ट वाले दो ऑप्शन है, उसके बाद में ऑफ कोर्स आपका ए आएगा। अब यहाँ पर सी और डी के अंदर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रो विड्रॉवर जरूर है, तो नाइट्रो यहां पर भी है, नाइट्रो यहां पर भी है। तो बच्चों यहां पर आपको समझना है कि मेटा पोजीशन के ऊपर -I इफेक्ट लगता है, लेकिन पैरा पोजीशन के ऊपर -I के साथ साथ -R इफेक्ट भी लगेगा। मतलब इसकी विड्रॉइंग पावर जो है वो और बढ़ जाएगी। विड्रॉइंग पावर और बढ़ गई है तो इसकी कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी, विच मेक्स सी एज अ वर्स्ट चॉइस। बराबर है। तो जो आपका डी है वो आगे आएगा, क्योंकि उसका कार्बोकटाइन डिस्टेबिलाईज है, लेकिन इसका तो और भी ज्यादा डिस्टेबिलाईज है। बराबर है। कार्बोकटाइन जितना डिस्टेबिलाईज होगा उतना पीछे जाएगा, और स्टेबल वाले बंदे आगे आएंगे। सो विच मेक्स this as a oh no 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 no, which makes this as a final answer for our question. All right, so कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, SN1 SN2 रिएक्शन, ये काफी कॉमन क्वेश्चंस है जो हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर से पूछे जाते हैं। राइट, नेक्स्ट वन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। ऑलराइट, अभी यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रखा है CH3Br, और एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ब्रोमो जा रहा है, एंड दिस मेक्स द कंपाउंड। ऑलराइट, सो प्रश्न यह है कि इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी गई है। बच्चों न्यूक्लियोफाइल का काम है सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से देगा? बोला सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो चेक करते हैं कौन सा बंदा इसमें नेगेटिव है। अब मजे की बात है, जो चारों दिए हुए चारों के चारों यहां पर नेगेटिव दिए हुए, मतलब ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव। सारे नेगेटिव है, चलो कोई बात नहीं। अदरवाइज याद रहे, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स आर पावरफुल कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बराबर, पर यहां तो सारे के सारे नेगेटिव है। अब ये देखना होगा कि एलिमेंट कौन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो
यहाँ पर जो हमें चार बंदे दिए हुए हैं मैं उसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। ओ एच माइनस की बात चल रही है, टी एच ओ माइनस मतलब कि आपका फिनॉक्साइड, देन हैव एस्टेट आयन एंड देन यू हैव अ परक्लोरेट आयन। ठीक है, तो ये चार अपने को दिए हुए, चारों में जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है। ओ एच में भी ओ ऑक्सीजन के ऊपर ही माइनस चार्ज होता है, पी एच ओ में भी, मतलब सभी के अंदर माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है। अब अगर आप गौर से देखो तो O और H में जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, क्या वो किसी प्रकार के रेजोनेंस में इन्वॉल्व है क्या? क्या उसने किसी को आगे इलेक्ट्रॉन पास ऑन किए, कुछ भी किया क्या? नहीं किया। मतलब ये बंदा सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिनॉक्साइड में देखोगे, फिनॉक्साइड मतलब क्या? बेंजीन, ऑक्सीजन और नेगेटिव, बराबर है। अब यहाँ हो गया आपका डबल सिंगल नेगेटिव, मतलब रेजोनेंस तो बनता है ना, रेजोनेंस होगा इसके अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो आगे वाले को देगा कैसे? अरे न्यूक्लियोफाइल का काम है सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये थोड़ी ना दे पाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है करके इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। ऑलराइट। अगर हम बात करें एसीटेट के बारे में, तो एसीटेट भी रेजोनेंस में जाता है। और प्यारे बच्चों, एसीटेट इज मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड देन फिनॉक्साइड। रिमेंबर, एसिटिक एसिड इज मोर पावरफुल एसिड देन फिनॉल। इसका जो गिव रीजन आप एनसीईआरटी में जब पढ़ते हो तो वहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन आता है कि वाई फिनॉल्स आर लेस एसिडिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। उसी रीजन में हमें समझ में आता है कि कार्बोक्सिलेट जो आयन होते हैं, ये ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और वैसा ही अगर मैं बात करूं पर क्लोरेट के बारे में, तो पर क्लोरेट कैन फॉर्म सच फोर इक्विवेलेंट resonating structures which are very very stable, all right, and hence पर क्लोरेट इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करेगा। यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस है। जहां रेजोनेंस आया मतलब समझो ये डूब जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस आया मतलब वो डूबेगा ही, वो इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देगा नहीं। ऑलराइट। जबकि हाइड्रोक्साइड में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, विच मेक्स हाइड्रोक्साइड अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, सो हाइड्रोक्साइड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब प्रश्न ये आता है कि सर अगला कौन? देखिए प्रश्न तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो आंसर आपका वैसे ही आ गया, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप समझो तो मैंने आपको अभी भी बताया कि फिनॉक्साइड के अंदर पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन आता है। अगर आप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जानते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि उसमें चार्ज सेपरेशन होता है, जबकि यहाँ केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विच मेक्स देम इवन अ बेटर स्टेबल। बेटर स्टेबल मीनिंग वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन इजीली देंगे नहीं, एंड हैंस अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। सो दिस मेक्स वन एज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और दिस वाज स्लाइटली ट्रिकी, बट अगर ऑप्शंस देखोगे तो उससे ओ एच एक लौता ऐसा है जो आगे सबसे दिया हुआ है और किसी ऑप्शन में नहीं है, एंड हेंस दिस इज अगेन एन इजी कैटेगरी क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। The question is the correct order of the following. All right, rate of reaction of the following reactant with SN1 mechanism. अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो क्या बच्चों इसमें कार्बोकटायन जनरेट होता है क्या? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस, बराबर है। अभी यहां पर आप देखिए कि कार्बोकटायन में, अच्छा एक और चीज अपने को दे रखी है, स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर रिजिड, हैज टू बी। भाई ब्रिज कार्बन आ गया, ब्रिज हेड आ गया, मतलब रिजिडिटी तो आनी ही आनी है, पक्की बात है। ये देखिए, कभी भी कार्बन जब नॉर्मल चार बॉन्ड बनाता है तब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु जब वो कार्बोकटायन बनाता है तब उसके पास तब उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और वह sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में जाता है। अब ट्राइगोनल प्लेनर में कौन जाएगा? जैसे टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऐसे थे, ट्राइगोनल प्लेनर बनने के लिए उसको प्लेन में आना पड़ेगा, राइट? तो यहां से यहां कैसे आएगा? अगर स्ट्रक्चर रिजिड होगा तो कैसे आएगा? स्ट्रक्चर रिजिड रहेगा तो कार्बोकटायन नहीं बनता है। ध्यान रहे, दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग।
bridgehead carbon atoms do not undergo कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इजीली। ऑलराइट, तो ये दोनों तो सबसे पीछे रहने वाले थे, 1 एंड 2 सबसे पीछे रहने वाले थे, और 3 और 4 जो रहेगा वो सबसे आगे रहेंगे। अब 3 और 4 के अंदर अगर आप देखें तो थर्ड वाला जो वो टर्शरी कार्बोकैटायन है, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, लेकिन यहां पर तीन तीन बेंजीन रिंग, माने तीन तीन फिनाइल रिंग रेजोनेंस की मदद से इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए तत्पर है। ऑब्वियसली दिस विल मेक दिस कार्बोकैटायन द बेस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो 4 जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। वैसे भी 3 और 4 में 4 ही सबसे आगे हैं, ऐसे ही ऑप्शन हमारे पास में है। बराबर है, तो 4 सबसे आगे आ गया, उसके पीछे 3 आ गया, 4 के पीछे 3, तो ये दो ऑप्शन बचे। अब बचा 1 एंड 2 में आपको सोचना है। बराबर है, तो देखिए यहां पर क्या बोला है कि स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर रिजिड, तो मैंने पहले ही कहा ब्रिज हेड है तो वो रिजिड रहेगा ही। बट अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर 2 कार्बन की एक्स्ट्रा चेन आ गई है, जिसके कारण थोड़ा सा बॉन्ड्स को बेंड करना रिलेटिवली इजी हो जाता है, विच मेक्स 1 एज अ बेटर चॉइस कंपेयर टू 2। ऑलराइट, सो 1 अगर 2 से बेटर चॉइस हो जाती है, बराबर है, तो डेफिनेटली फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ऑलराइट, सो दिस would be the final answer for the given questions. This was kind of little tricky. All right, little tricky, and the trick is always to remember, important tip है, चाहिए तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन, रिजिडिटी ऑफ द रिंग। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Right, again we have a question which is based on nucleophilicity. The question is, correct order of reactivity of CH3Br in methanol with following nucleophile is। तो मिथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट है, इसको देख कर के आपको घबराना नहीं है। आपको सोचना ये है, आपको सोचना ये है कि RX के ऊपर कौन सा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा फ्रॉम द गिवन। बराबर है, तो जो गिवन न्यूक्लियोफाइल है उसमें हमें कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं। बराबर, तो हमें दे रखा है फ्लोराइड, दे रखा है आयोडाइड, दे रखा है, और इथॉक्साइड और फिनॉक्साइड, ये 4 हम लोग को दे रखे हैं। अब प्यारे बच्चों, जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, अगर उसकी मैं बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बराबर है, अब जो बंदा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन जल्दी देने वाला नहीं है, एंड हेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉमन ऑर्डर होता है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। दिस इज द कॉमन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो आयोडाइड बेस्ट है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहीं पर। वाह 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 वाह, खाते रहो, वाह वाह, कर लो बात। यहाँ तो सारे में आयोडाइड आगे हैं, बराबर, कोई बात नहीं है। अब ये देखो कि फ्लोराइड कहाँ पर सबसे पीछे है, बोला यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि फ्लोराइड सबसे पीछे हो, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी मीनिंग सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब नेगेटिव बंदा सामने वाले को इलेक्ट्रॉन इजीली देता नहीं है, विच मेक्स फ्लोराइड अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। राइट, सो फ्लोराइड इज अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है इथॉक्साइड एंड फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड के अंदर ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जबकि इथॉक्साइड के अंदर ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है। सो इथॉक्साइड में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, फिनॉक्साइड के अंदर ऐसा रेजोनेंस है। ऑलराइट, तो फिनॉक्साइड में ऐसा रेजोनेंस है करके करके उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम हो जाएगी। ऑलराइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी रिलेटिवली कम हो जाएगी, फिर भी वो फ्लोरीन से तो अच्छा ही रहेगा। ऑलराइट, एंड हेंस दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, जहां पर भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो, वहां पर जरूर आप बीच में पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। आंसर आ जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
as compared with the chlorocyclohexane, which of the following statement correctly apply the chlorobenzene? ऑलराइट, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो आपको स्लोली स्टडीली विंस द रेस, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन आपको चौकन्ना होते हुए रीडिंग करो सो दैट आप वन गो में उसको अच्छे से आप क्रैक कर पाओ। ये है ट्रिक टू सेव द टाइम। ऑलराइट, कई बार हम लोग ये सोचते हैं बहुत स्टेटमेंट पढ़ने तो हम बहुत ज्यादा हशपश कर लेते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, सो दैट आपको दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो क्या करना है हमें, यहां पर हमें कंपैरिजन करने कहा गया है बिटवीन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड क्लोरोबेंजीन। एनसीईआरटी का बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है ये, बराबर है, जहां पर हम लोग हेलो अरीन के बारे में पढ़ते हैं और हेलो अल्केन के बारे में, तो इनकी कंपैरिजन आती है। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन sp3 होता है और हेलोजन के साथ बॉन्ड होता है, वहीं यहाँ पर कार्बन sp2 होता है और हेलोजन के साथ बॉन्ड होता है। sp2 कार्बन की लेंथ एनीवेज भी छोटी रहेगी, sp3 कार्बन लेंथ बड़ा रहेगा। चेरी ऑन द केक, यहां पर होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड दिखता सिंगल है बट होता मिंगल्ड है। ऑलराइट, सो sp2 halide bond is having a double bond character, so this bond is usually shorter, it is having a double bond character and it is less polar। बराबर है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp3 कार्बन, सॉरी, sp3 कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन जो है वो ज्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, सो ये बेसिक सी बातें हैं जो आप हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑलराइट, अब उसी के बेसिस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज मोर इन क्लोरीन एटम। बराबर है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाई टू क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बात चल रही है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर, नहीं रे भाई, ये तो पहले से ही हमने बोल दिया, तो लेस पोलर होता है। बराबर, हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन भी बोलेगा हाँ तू शाना तो मैं भी शाना, क्योंकि उसकी भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है करके हेलोजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, विच विल मेक इट मोर पोलार। ओके, तो नेगेटिव चार्ज क्या इस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा होता है? द आंसर इज नो, इट इज रिलेटिवली लेसर। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट ए यहां पर गलत हो जाता है। स्टेटमेंट ए के गलत होते ही ये दोनों ऑप्शन निकल चुके हैं। बराबर है, सो द CCl बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर होता है। CCl बॉन्ड इज लेस पोलार, हमने पहले ही कह दिया, बिल्कुल ये लेस पोलार होता है। CCl bond is stronger due to repulsion between delocalized electron of aromatic ring and a lone pair of electron in the chlorine atom। बराबर है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो CCl बॉन्ड है इसको तोड़ना आसान होता है कि इजी होता है? अल्लाह भाई, कुछ भी नहीं, मुश्किल होता है। ये बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो लेकिन ये बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बॉन्ड रिलेटिवली छोटा होता है, स्मॉलर है। ऑलराइट, तो इसको तोड़ना मुश्किल है करके आप कहेंगे CCl बॉन्ड जो है, ये वाला जो CCl बॉन्ड जो रहेगा इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ऑलराइट, तो CCl बॉन्ड इज लॉन्गर, बट लॉन्गर ये तो अपने आप में ही रॉन्ग हो जाता है। CCl बॉन्ड जो रहेगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो गलत हो जाता है। ई क्या बोल रहा है, द CCl बॉन्ड इज फॉर्म्ड यूजिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है, यहां पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप यहां पर इस ऑप्शन में पहुंचते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो आपने पूरा पढ़ के उसको किया, लेकिन दैट कंज्यूम्स टाइम। आपने यदि कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो जैसे ही आपने ए वाले ऑप्शन को रॉन्ग मार्क किया था, आपके दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे। दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होने के साथ भैया बी और सी तो पहले ही सही हो गया था, तो बी और सी पढ़ने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए और आपको सीधा जाना चाहिए डी और ई के अंदर। उसमें भी डी स्टेटमेंट बड़ा है, ई स्टेटमेंट छोड़ा है, तो छोटा है, तो पहले उसको वैलिडेट कर लो। बराबर है, ई स्टेटमेंट कितना छोटा है कि भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसमें यूज होता है, सीधी बात है, sp2 तो होता ही है, मतलब ई स्टेटमेंट हर सूरत हाल में सही है। तो ई अगर सही है तो ई तो आपको यहाँ पर लेना ही लेना था, एंड हेंस बी सी एंड ई वुड बिकम द फाइनल आंसर फॉर द गिवन
क्वेश्चन। ऑलराइट, ई ई वाला सही है, मैंने गलती से डी बोला रहेगा तो। ऑलराइट, बी सी एंड ई इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। कंसिडर all the structural isomers of the formula C5H11Br, okay, are separately treated with the aqueous KOH to give the respective substitution product without any rearrangement. Now this is a very important keyword here, बराबर। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप RX और KOH को रिएक्ट करवाते हैं तो उससे बनता है ROH प्लस KX, है ना, एक्वस KOH के साथ में ये रिएक्शन है, बराबर। दैट्स प्रीटी सिंपल। नाउ द पॉइंट इज, जो अल्कोहल बनता है उसके पहले क्या कार्बोकेटाइन बन सकता है? बोला यस, अगर SN1 मैकेनिज्म हुई तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होती है, अगर पॉसिबिलिटी है तो। बट सवाल पूछने वाले बड़े अच्छे हैं, इन्होंने क्या बोला है कि बेटा आपको रीअरेंजमेंट करनी ही नहीं है, बिना रीअरेंजमेंट किए कितने प्रोडक्ट बनते हैं वो बताओ, उसमें से कायरल कौन है वो अपने को पूछा गया है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फ्रॉम दिस इज, बराबर है। तो कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये अपने को पूछा गया है। कंपाउंड लेना है अपने को C5H11Br। तो यहां पर देखिए 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन में क्या क्या संभावनाएं होती है पहले आपको वो ड्रॉ कर लेनी है। ऑलराइट, सो लेट अस मेक 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, अरे एक ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 5, बराबर। हो सकता है ब्रोमो 1 पे है, हो सकता है ब्रोमो 2 पर है, बराबर है, एंड हो सकता है ब्रोमो 3 पर है, बराबर। तो सीधे चेन में तो ये 3 संभावनाएं हैं, बराबर है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन। आई होप इट इज पेंटेन। यस, इट इज पेंटेन। नाउ नेक्स्ट क्या और संभावना है? 1 2 3 4 और एक कार्बन की अपन ब्रांच ले लेते हैं, ठीक है। तो कैन ब्रोमो बी हियर? यस, ब्रोमो कुड बी हियर, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। कैन ब्रोमो बी हियर? यस, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, बराबर है। इफ यू वांट आई कैन राइट सेपरेटली, नो प्रॉब्लम, बराबर है। 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी ब्रोमो हो सकता है। 1 2 3 4, यहां पर भी ब्रोमो हो सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, 1 2 3 4 ब्रोमो यहां पर भी हो सकता है। सर यहां पर ब्रोमो और यहां पर टर्मिनल पे एक ही बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ब्रोमो जब यहां पर लगा है तो थर्ड पे मिथाइल आ रहा है इधर से आने पर, जबकि यहां से आप देखोगे तो सेकंड पे मिथाइल आ रहा है। सो दिस टू आर सेपरेट पॉसिबिलिटीज। ऑलराइट, दिस टू आर सेपरेट पॉसिबिलिटी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले आपको सोचना नहीं है, तो आपको जो है स्ट्रेट स्ट्रेट आंसर देना है इसके अंदर। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी होती है? तो बोला 3 कार्बन एक लाइन में और 2 कार्बन ब्रांच में। और पहले मैंने पांचों एक ही लाइन में लिए, फिर मैंने 4 एक लाइन में लिए और एक कार्बन को ब्रांच बनाया। अब वो कार्बन की ब्रांच आप इधर रखो या इधर रखो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला ही ब्रांच बनेगा। राइट, अब ये जो है तीसरी संभावना मैंने यहाँ पर लिखी। इसमें ब्रोमो कहाँ पर रखेंगे? यहाँ 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 की यहाँ पर? सर वो तो एक ही बात है ना, ब्रोमो चाहे आप इस कार्बन को दो, इसको दो या इसको, दैट्स वन एंड द सेम। सर बीच वाले को दिया तो अरे भाई कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है, थोड़ी बनाता है, तो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो डेफिनेटली ब्रोमो बीच वाले पे रखना नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पर रहेगा। तो इस हिसाब से टोटल जो संभावनाएं हमने देख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर लेकिन इसमें से कायरल कौन सी है? क्या ये फर्स्ट वाला कायरल है? नहीं, बराबर है। क्या सेकंड वाला कायरल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर है। क्या थर्ड वाला कायरल है? नहीं, क्योंकि इसके इस तरफ भी इथाइल है, इस तरफ भी इथाइल है, तो इसको कायरल गिनने की गलती नहीं करना है। बच्चे घाई घाई में इसको कायरल गिन लेते हैं, ऐसा ना करें। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए ये सेंटर कायरल नहीं है, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली दिस सेंटर इज कायरल। बच्चे ये वाला पॉइंट लेना भूल जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर। अरे रे 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 रे, वेट 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 वेट, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ये कैसे कायरल हो गया भाई? ये तो सेम सेम कार्बन को जुड़ा हुआ है, बराबर है। ऑलराइट, तो ये सेंटर कायरल कतई नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये कायरल है? बिल्कुल हाँ, ये कायरल जरूर है। क्या ये कायरल है? बोला ये कायरल नहीं है।
यहां पर, यस, यहां पर क्या ये सेंटर कायरल होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि यहां पर मिथाइल है और यहां पर ब्रोमोमिथाइल है। दैट्स फैंटास्टिक। जो मैं आपको यहां कह रहा था, असल में वो केस इधर है। ऑलराइट, सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो जो मैंने स्टार किए वो सारे कायरल वाले में है, और यहाँ पर कायरल ऑब्वियसली नहीं है। ऑलराइट, तो इधर कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो कुल मिलाकर के एक, दो और ये तीन, तो ऐसे तीन कंपाउंड है जहां पर कायरल सेंटर आ रहा है। ऑलराइट, कायरल सेंटर आ रहा है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो माइंड में पहले से आपको यही ट्रिक ट्रिक इसके अंदर यूज करनी है। 5 कार्बन के आइसोमर बनाने बोले हैं, तो पहले पांचों स्ट्रेट लाइन में रखो, फिर एक को ब्रांच करो, उसकी सारी पॉसिबिलिटी लिखो, फिर दो को ब्रांच करो, उसकी पॉसिबिलिटीज लिखो। सो यू कैन बी वेरी श्योर कि मेरे सारे आए हुए हैं, कोई भी छूटे नहीं है। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Now, in this question, it is asked CCl bond is stronger in vinyl chloride compared to ethyl chloride. बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, करेक्ट। आपको स्टेटमेंट सही है या गलत पहचानना है। तो आप जब छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज थे, जब आपने रेजोनेंस पढ़ना शुरू किया था, बराबर है, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, तब से आप ये जानते हो डबल सिंगल लोन पेयर मतलब लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में आया। अगर रेजोनेंस यहां पर हुआ तो क्या ये बॉन्ड सिंगल रहेगा कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? सर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। इनफैक्ट वही रीजन है कि विनाइल क्लोराइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होते नहीं है। तो विनाइल क्लोराइड जो है, यहां पर इनका कहना है कि सीसीएल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि यहां ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, सो स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? ये कह रहा है द गिवन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, और कह रहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस किया, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्यारे बच्चों, अगर ये सेंटर कायरल है, बराबर है, तो क्या क्लोरीन को हटा करके जब आप OH लिखोगे, OH आ जाएगा, तो क्या वो अकाराइल हो जाएगा? नहीं, कायरलिटी तो रहेगी। कायरलिटी रहेगी तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन रुको, ठहरो, सोचो, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, मतलब आपको ये पूछना पड़ेगा कि मैकेनिज्म SN2 है या SN1 है। अगर SN2 होता तो बैकसाइड अटैक होता था और यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, उस केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव रहता था। लेकिन जब SN1 हुआ तो SN1 के अंदर 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन होता है, राइट। तो आपको 50% डेक्स्ट्रो कंपाउंड मिलेगा, 50% लीवो कंपाउंड मिलेगा। दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन इन दैट सोल्यूशन, क्योंकि वो नियरली इक्विमोल बनता है, ये मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो इनका ये कहना है कि सोल्यूशन कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये सेंटर कायरल सेंटर जरूर है, लेकिन ये कार्बन जुड़ा हुआ है आपके बेंजीन रिंग से, मिथाइल से, इथाइल से, जो कि इसको एक बेंजाइलिक कार्बोकटायन, एक स्टेबल कार्बोकटायन बना सकता है। और अगर स्टेबल कार्बोकटायन बना तो मैकेनिज्म होगी SN1, और SN1 मतलब 50-50, डेक्स्ट्रोलीवो दोनों मिला, एंड हेंस सोल्यूशन विल बी रसेमिक mixture which is optically inactive. Racemic mixture is always optically inactive. ऑलराइट, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो स्टेटमेंट टू है वो गलत हो जाएगा, विच मेक्स दिस एज अ फाइनल आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये काफी आसान था, लेकिन यहां पर बच्चे सेकंड स्टेटमेंट में कई बार घाई घाई में बैल जैसा कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। This one is a pretty simple and straightforward, easiest any question one can expect in the haloalkane haloarine chapter. विनाइल, विनाइल मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन को सीधा जुड़ा हुआ। देन ये वो बेंजाइल मतलब बेंजीन वाले कार्बन को जो जुड़ा हुआ है वो। देन अल्काइल, बेंजाइल मतलब बेंजीन के साथ जो कार्बन होता है ना, उसको कुछ भी जुड़ेगा, दैट इज बेंजाइलिक। देन यू हैव अल्काइल, अल्काइल माने दिस, एंड यू हैव अलाइल, अलाइल माने डबली बॉन्डेड कार्बन
के बाजू वाले कार्बन को कुछ भी जुड़ा है। देखिए, जैसे इसको मैंने क्या कहा बच्चों, दिस इज बेंजाइल, है ना। जिनको नहीं आता वो देख सकते हैं, जिसको आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कुछ भी चीज डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन को जुड़ी हुई है, दैट्स कॉल्ड एज विनाइल। एंड डबली बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे अगर कुछ जुड़ा है, सो दैट्स कॉल्ड एज अलाइल। ऑलराइट, और ये डबल फबल कुछ भी नहीं रहेगा, सो दैट्स नॉर्मल अल्काइल। ऑलराइट, सो दैट्स प्रीटी सिंपल आई थिंक। देन वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पहला बोला है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से क्या करेक्ट मैच नहीं है वो हमें ढूंढना है। पहले में अपने को बताया है ब्रोमिनेशन करवाया जा रहा है डार्क में, और ऑर्थो पैरा ये अपने को ब्रोमोटोल्विन मिलेगा, बिल्कुल सही है। अगर आप डार्क कंडीशन में करवाओगे तो ऑर्थो पैरा पर जाएगा। वही ऑप्शन 3 को देखो, लाइट के प्रेजेंस में करवाया है, अगर लाइट के प्रेजेंस में हेलोजनेशन होगा तो वो बेंजाइलिक पोजीशन पे होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। टोल्यूइन का ये दो रिएक्शन महत्वपूर्ण है। अगर उसका ब्रोमिनेशन डार्क में करवाया जाता है तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें पैरा ब्रोमोटोल्विन इज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यदि आप टोल्विन का ब्रोमिनेशन लाइट के प्रेजेंस में करवाते हो तो ब्रोमिनेशन रिंग पे नहीं होगा, वो CH3 ग्रुप मतलब जो बेंजाइलिक कार्बन है वहां पर होता है, एंड दैट गिव्स यू बेंजाइल ब्रोमाइड। ऑलराइट, सो बेंजाइल ब्रोमाइड आपको वहां पर मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका मतलब ये रिएक्शन भी सही दिया गया है। नंबर 2, डायाजोनियम क्लोराइड Cu2Br2, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका N2Cl उड़ गया, ब्रोमो जुड़ गया। दिस इज अ सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में आप डायाजोनियम क्लोराइड को अलग अलग डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज अ परफेक्टली करेक्ट चॉइस। यहां पर कॉपर 1 सॉल्ट यूज किया है, वो भी सही है। द लास्ट वन इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर ब्रोमिनेशन लाइट के प्रेजेंस में करवाया गया है। बच्चों, अगर ब्रोमिनेशन लाइट के प्रेजेंस में करवाओगे तो ये टोल्विन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, तो इसकी अलाइलिक पोजीशन पे होगा। अब अलाइलिक पोजीशन बोले तो डबली बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाला कार्बन, जो ये भी है और ये भी है। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये वाला जो आपका अलाइलिक पोजीशन है वो सेकेंडरी अलाइलिक है, और ये वाली पोजीशन टर्शरी अलाइलिक है। तो सही तब होता जब ब्रोमो ग्रुप यहां पर जोड़ा गया होता। ऑलराइट, ब्रोमो ग्रुप अगर यहां पर जोड़ते तो ये परफेक्टली सही आंसर बनता। एंड हेंस ये जो गिवन है रिएक्शन ये गलत है। गलत है, इसके लिए यही सही आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट, सो आई होप दैट वाज वेरी यूजफुल। द नेक्स्ट वन and the last question from this particular chapter from JEE Mains session 1। ऑलराइट, अगर आपको हम जो बता रहे हैं वो काफी यूजफुल लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है और स्ट्रैटेजी भी बिल्ड हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग जेई, एंड आई एम श्योर यू विल improve in your JEE next attempt very much. Now, here we go. Identify the correct statement. The presence of nitro group in the benzene ring activates the ring towards electrophilic substitution, deactivates the ring towards electrophilic substitution। मतलब अगर मैं नाइट्रो की बात करूं तो प्यारे बच्चों, नाइट्रो जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रो जो है वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है, EWG बराबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बच्चों इसके कारण रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो क्या कार्बोकटायन इस पे आसानी से अटैक करेगा, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करना चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रोफाइल वहां क्या अचार खाने आएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। सो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर इजीली अटैक करते नहीं हैं। तो नाइट्रो के आ जाने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और वही अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने के कारण न्यूक्लियोफाइल जो कि एक नेगेटिव बंदा है उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है,
और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. सो it is activated for nucleophilic and deactivated for electrophilic, which makes B and C as a perfectly correct choice for the given question. Right? So ये था solution and colligative property. I hope the lecture was really very interesting. You all have enjoyed it. और अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे बाकी चैप्टर्स के भी जो JEE मेंस पास्ट ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसको जरूर देखें. वी आर वेरी श्योर this is going to help you to improve your score further. Thank you very much. Signing off for the time being.